हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे होंगे। जैसा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डेली अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली टॉपिक होने वाली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और दूसरी टॉपिक होने वाली है नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक एंड तक देख लेगा उसको बिल्कुल याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लैंगिक जनन क्या होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की बात कर दें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर व मादा की बॉडी अलग अलग होती है और उन दोनों के मिलने से जो जनन होगा उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। आपको हम बता दें कि लैंगिक जनन में दो लोग भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। अब दोनों के मिलने से जो जनन होगा उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह डिफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लिख पाएंगे। अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ घटनाएं किस प्रकार से होती हैं। सबसे पहले उसको चर्चा कर लेते हैं और आपको हम गारंटी देते हैं कि इसी वीडियो में देखने के बाद आप हर एक टॉपिक को डिफाइन कर लेंगे अपने से, लेकिन ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि लैंगिक जनन अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होने के पहले की घटनाएं हैं। तो इसमें चार घटनाएं होती हैं। पहला होने वाला है युग्मक जनन, दूसरा है शुक्र जनन, तीसरा है अंड जनन और चौथा है युग्मक स्थानांतरण। बात करते हैं अगर हम डिफिनेशन की इन सबकी, तो नाम से ही क्लियर है। मैंने पहले बताया जनन का मतलब होता है निर्माण करना, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मकों की निर्माण होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। शुक्र जनन कैसे होगा कि शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, शुक्र जनन। और अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को अंड जनन। और उसके बाद युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रोसेस को क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, आपको आशा करते हैं कि डिफिनेशन बिल्कुल अच्छे से आप लिख पाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं निषेचन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं निषेचन क्या होता है। सबसे पहले निषेचन की डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्पर्म और ओवम्स यानी अंडाणु व शुक्राणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंतर्गत युग्मकों का संलयन, यानी युग्मकों का संलयन का मतलब ये हुआ कि युग्मक आपस में संलयित होंगे, पूर्ण रूप से मिक्सअप होंगे, मिलेंगे। ठीक है, संलयित होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उन युग्मकों का निर्धारण हो जाएगा, लिंग निर्धारण, यानी कौन मेल बना कौन फीमेल बना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोनों आपको एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दिया है निषेचन पश्च घटना, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद, निषेचन होने के बाद क्या होता है, युग्मक विदलन, यानी युग्मकों में बदलाव आ जाएगा, कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण में वो कन्वर्ट हो जाएगा। भ्रूण के बाद शिशु में होगा। तो शिशु मतलब वो पूर्ण रूप से गैस्ट्रिक पीरियड में 9 मंथ के लिए गर्भाशय में रहेगा। तो उसके बाद 9 मंथ पूरा होने के बाद प्रसव होती है, यानी दर्द होता है, जिसके माध्यम से क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। तो ये घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन के अकॉर्डिंग की लैंगिक जनन से पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा कि कैसे बच्चे का बर्थ होगा। आशा करते हैं कि सारे प्रोसेस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन, तब हमें एक स्ट्रक्चर में और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, उनको पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग में आ जाएगा वृषण यानी टेस्टिस। दूसरा है सहायक अंग। ठीक है, सहायक अंग में वृषण, जालिका, शुक्रवाहिनी आ जाएंगी और सहायक कुछ ग्रंथियां जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट का ऊपर। ठीक है, ये सब ग्रंथियां हैं। और उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय क्या हो जाएगा, शिश्न यानी पेनिस हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बाद उसी में एक एक के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, आपको आशा करते हैं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कंप्लीट रूप से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर पाइप नुमा संरचना जो दिखाई दे रही, नाम लिखा है मूत्र वाहिनी। नाम से क्लियर है, मूत्र मतलब यूरिन,
वाहिनी मतलब वहन करना, ठीक है। जो यूरिन को मूत्राशय में लाने का काम करती है उसे हम क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी, ठीक है। अब ऊपर लिखा गया है फिर मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना पूरा है जिसमें क्या होता है, सभी यूरिन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा है नंबर 2, जो शुक्राशय होता है, नाम से क्लियर है, इनकी संख्या 2 होती है इसलिए मैंने 2 लिखा। यहाँ पे शुक्राशय का काम होता है जहां पे सारे शुक्राणु यानी स्पर्म स्टोर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शुक्राशय, ठीक है। अब यहाँ पे उसके नीचे लिखा है शुक्रवाहिनी, जहां जो क्या करेंगी, टेस्टिस से यानी वृषण से शुक्राणुओं को लाने का काम करेंगी यानी वहन करने का काम करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, शुक्रवाहिनी। फिर उसके बाद लिखा गया है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, संख्या में 1 होती है, जो एक तरह से वीर्य को बनाने का काम करती है, ठीक है। और यह क्या करती है, यूरिन को बाहर निकालना तथा स्पर्म को बाहर निकालने का भी कार्य करती है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है मूत्र मार्ग, जिसके रास्ते क्या करेगा, यूरिन बाहर आता है, उसे हम क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है, ठीक है। अब नीचे लिखा गया है वृषण, ये संख्याओं में 2 होता है, ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं जिसमें से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आगे हम देख लेते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और क्या नहीं होता है। लास्ट टॉपिक आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं शिश्न, ठीक है, यानी शिश्न क्या होता है, जिसके माध्यम से स्पर्म को फीमेल की जेनेटेरिया तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तथा इसी के रास्ते से क्या होता है, स्पर्म तथा यूरिन बाहर पास आउट होता है, ठीक है। आशा करती इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारी लास्ट टॉपिक हो जाती है वृषण के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस यानी वृषण का स्ट्रक्चर बनाइए, तब आपको ऐसे ही कुछ प्रकार से बना देना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा है वृषण पालिका। हम बता दें कि एक टेस्टिस में लगभग 250 यानी 250 पिंडक पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पिंडक में 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो वृषण जालिका का निर्माण करती है। आगे चल के आप जानते हैं जालिका मतलब जहां से कई सारे नली आपस में जुड़े रहेंगे तो उसे जालिका बोलेंगे। शुक्रवाहिनी, ठीक है, क्या होगा कि जहां बने हुए शुक्राणु यानी टेस्टिस में से जो जहां पे स्पर्म बन गया तो उनको अधिवृषण में पहुंचाने का काम कौन करती है, शुक्रवाहिनी, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे शुक्राशय जो अधिवृषण से कहाँ ले जाती है, शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है, उसे शुक्रवाहक कहते हैं, जो वहन करने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अब नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सर्टोली कोशिका और नर जन्म कोशिका। जो नर जन्म कोशिका होती है वही शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो आशा करते हैं कि ये सारी टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल अच्छे से। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।